हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब फैमिली में। हमने इससे पहले जो क्लास ली थी वो गुरुत्वाकर्षण की ली थी। गुरुत्वाकर्षण हमने आपका वहाँ फिनिश करा दिया था। थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया केपलर के नियम, वो भी हम किसी दिन आपको करा देंगे। बस 10-15 मिनट का क्लास लेके केपलर के नियम 3 दिए हैं उन्होंने, ग्रह संबंधी नियम, वो भी करा देंगे। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वो क्वेश्चन टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। ये विद्युत की एक ब्रांच है, विद्युत इलेक्ट्रिक की एक ब्रांच है। विद्युत को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, यानी इलेक्ट्रिक को। पहला पार्ट हमारे पास आया स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युतीय। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका दूसरा पार्ट हमारे पास आता है विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। हमारी जो इलेक्ट्रिक यूनिट है वो 2 ब्रांचेस में हमारे पास डिवाइड है, 2 शाखाएं उसकी हैं। पहली क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरी क्या है, विद्युत चालन। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, विद्युत चालन, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। होती क्या है ये देखो, होती क्या है, आपने इसकी डेफिनेशन तो विद्युत की पढ़ी होगी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा कहते हैं। I = Q/T, I = Q/T, या फिर I = dQ/dt। ये क्या है, विद्युत धारा का सूत्र है। अच्छा, इसे एम्पियर के बारे में, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक स्थिर वैद्युतिकी। क्या होती है स्थिर वैद्युतिकी? देखो, मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई कि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह का मतलब होता है चलना, यानी एक जगह से दूसरी जगह की ओर गति करना। प्रवाह किसका प्रवाह, आवेश का, यानी चार्ज के प्रवाह को। फ्लो ऑफ चार्ज से हमें क्या प्राप्त होती है, धारा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, धारा, जिसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट। यानी आवेश जब फ्लो होगा, प्रवाह करेगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, करंट प्राप्त होगा। कब, जब ये चलेगा। अच्छा, सिर्फ आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर कोई आवेश रखा है जिसे क्यों कहते हैं, ठीक। अगर ये रखा हुआ है तो ये कैसा कहलाता है, स्थिर कहलाता है। तो ये जो हमारे पास इसकी ब्रांच होती है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत रुके हुए, यानी रेस्ट, रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों, स्थिर का मतलब रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, विद्युत चालन कहलाती है। विद्युत चालन। अब आपको ये 2 बात तो क्लियर हो गई होंगी। अगर हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो हमारी ब्रांच कैसी कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अगर हम किसी गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो हमारी ब्रांच कैसी कहलाती है, विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए यानी स्थिर आवेशों की अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। अगर इसकी बात करें तो विद्युत चालन की, तो इस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, विद्युत चालन कहलाती है। क्लियर। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, जो ऐसा कि हमने डाल दिया है। उसके बाद हम विद्युत चालन पढ़ेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने क्या बताया कि स्थिर वैद्युतिकी में क्या करते हैं, स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज आवेश,
यानी चार्ज क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं मैं, चार्ज, कि भाई इसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। रुके हुए, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि आवेश क्या चीज़ है ये। तो आवेश क्या होता है कि आवेश जो होता है किसी वस्तु का वह गुण होता है, यानी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण या तो वस्तु चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करने लगती है या विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करने लगती है। क्या लिखेंगे बेटा? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युतीय या चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगती है। ठीक, या तो मैंने क्या बताया, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण या तो वस्तु हमारा क्या चुंबक के गुणों की तरह व्यवहार करने लगेगी या विद्युत के गुणों की तरह क्या करने लगेगी, व्यवहार करने लगेगी। इसकी एक डेफिनेशन आप और दे सकते हैं कि देखो बेटा, अथवा करके आप ये लिख सकते हैं, अथवा करके क्या लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण या तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी या क्या करने लगेगी, प्रतिकर्षित करने लगेगी। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करने लगेगी, अट्रैक्ट करने लगेगी या क्या करने लगेगी, रिपल्स करने लगेगी। यही क्या कहलाता है, हमारा आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश। आवेश के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? कूलाम ने बताया था। किसने बताया था? कूलाम ने। किसने बताया था? कूलाम ने। इसे स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। ये बहुत पूछा जाता है, आवेश कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है। क्लियर? अच्छा, आपने देखा होगा, मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि आप कोई भी वस्तु विद्युतीय चुंबकीय गुण कैसे प्रदर्शित करने लगती है चार्ज होने पर। ठीक, देखो बेटा, आपने छोटे क्लासों में एक फिनोमिना देखा होगी, एक घटना देखी होगी कि आप क्या करते थे, कोई पेन यानी कि पेन को लेने के बाद अपने क्या करते थे, छोटे छोटे कागज़ के पास आप ले जाते थे तो उस टाइम वो कागज़ नहीं चिपकते थे। जैसे ही आपको क्या करते थे, अपने पेन को क्या करते थे, अपने बालों से रफ करते थे। क्या करते थे? ऐसे करके रगड़ते थे। रगड़ने पे क्या होता है, हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमने क्या बताया था केमिस्ट्री में क्या होता है कि भाई नाभिक के बाहर क्या होती हैं, कक्षाएँ, और कक्षाओं में क्या होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर। बाहर वाली कक्षा पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी बाहर वाली कक्षा पर जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते होते हैं उनका नाभिक पर क्या होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपनी कक्षा को क्या रगड़ने पर, जब रगड़ेंगे तो क्या होता है, अपनी कक्षा को क्या करते हैं, छोड़कर दूसरी ओर चले जाते हैं, जिसके कारण ये मार्कर हमारा जो होता है वो कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। कैसा होता है? धनावेशित, यानी पॉजिटिव हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, पहले हमने इसको रखा तो कागज़ नहीं अट्रैक्ट कर, लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, इसको बालों से रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास जब ले जाते हैं तो आपने देखा होगा ये फिनोमिना कि कागज़ के टुकड़े इस पेन में क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। क्यों चिपकने लगते हैं? इसका कारण यही है क्या बेटा, कि ये मार्कर हमारा कैसा हो जाता है, आवेशित हो जाता है। वो आवेशित वस्तु किसकी तरह व्यवहार करने लगती है, या तो चुंबक की तरह या विद्युत की तरह। आपने देखा होगा आपके पास पेचकस जो होता है, पेच कसने वाला, आपने देखा होगा पेचकस में हम जब उसको क्या करते हैं, पेचकस कसते हैं तो भाई जाहिर सी बात एक पेचकस दूसरे पेचकस से क्या होता है, टच होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, घर्षण लगता है। घर्षण लगता है जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उसके बाद आपने देखा होगा कि पेचकस की नोक को अगर किसी पेच पर लगाते हैं तो पेच क्या होता है, उस पर चिपक जाता है। उसका कारण ही यही है, जब हम पेचकस से पेच कसते हैं तो हमारे पेचकस में घर्षण बल के कारण वो पेचकस हमारा कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, जिसके कारण वो पेच को उसके नोक के अंदर क्या करता है, चिपका लेता है। ठीक, आप ये फिनोमिना करके देखना कि कागज़ के टुकड़ों को क्या रखना, उसके बाद अपने बालों से किसी छड़ को, किसी कांच की छड़ को रगड़ना। कांच की छड़ हो, कांच की छड़ को जब रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद जब कागज़ के पास ले आएंगे तो कागज़ के टुकड़े उसमें क्या चिपकने लगते हैं। यही कारण क्या है बेटा, आवेश होता है, क्योंकि वस्तु क्या हो जाती है, आवेश। तो आवेश के बारे में मैंने क्या बताया कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु या तो विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लगती है या क्या करने लगती है, चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करने लगती है। अच्छा, किसी वस्तु को आवेशित करने के
तीन विधियां हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण हो गया। उसके बाद इसको बताया किसने था? कूलाम ने। तो आवेश का जो मात्रक है, ये याद रखना, आवेश का मात्रक, आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम। इसे अगर सिंबल में लिखते हैं तो सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम। फिर बात करते हैं आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र, तो हमने क्या बताया? विमीय सूत्र जो निकलते हैं वो मोस्टली कहाँ से निकलते हैं? फॉर्मूले से। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है वो क्या? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। हमें वैल्यू निकालना है किसकी? आवेश की। तो क्यू की इंटू 1 से करेंगे तो क्यू बन जा क्यू, और आई की इंटू टी से करेंगे तो आई इंटू में टी। तो देखो बेटा, Q इज इक्वल टू आई हमारे पास कैसी है? विद्युत धारा हमारे पास मूल राशि है, और मूल राशि का मैंने अपनी पिछली क्लासों में संकेत, विमीय संकेत बताया था, कैपिटल ए। समय भी हमारे पास कौन सी राशि है? मूल राशि है, और मूल राशि का विमीय संकेत मैंने बताया था समय का कितना? कैपिटल टी। इन दोनों को मिला के रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू ए टी। ये क्या निकल आया? इसका विमीय सूत्र। विमा की बात करते हैं तो विमीय सूत्र के विमीय संकेतों के ऊपर जो पावर लगी होती है वही हमारी क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। क्लियर हो गई बात कि आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रक क्या होता है? वो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? एटी। आवेश की विमा कितनी होती है? 1,1। क्लियर हो गई बात? अच्छा, किसी वस्तु को आवेशित करने की तीन विधियां हैं। पहली मैं यहां लिख दे रहा हूं, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां। पहली क्या है बेटा? घर्षण विधि। दूसरी प्रेरण विधि, और तीसरी चालन विधि। कौन सी? चालन। ये विधि हमारे कहलाती है फ्रैक्शन मेथड, और ये कहलाती है इंडक्शन, और ये कहलाती है कंडक्शन मेथड। ठीक है, यानी कौन कौन सी विधियां हैं? घर्षण विधि, प्रेरण विधि और चालन। घर्षण विधि में क्या होता है? अगर दो वस्तुओं को आपस में ऐसे रगड़ें तो रगड़ने से क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या आता है? निगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हो जाती वस्तु धनावेशित, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो वस्तु कैसी हो जाती है? ऋणावेशित। मेरी बात समझ में आई? यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उस पर धनावेशित आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर क्या आता है? ऋणावेशित। जो इलेक्ट्रॉन देगी वस्तु वो धनावेशित चार्ज हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन लेती है वस्तु वो क्या होती है? ऋणावेशित चार्ज होती है। ऐसे इंडक्शन मेथड से भी हो जाते हैं, यानी प्रेरण विधि से। तो किसी दो वस्तुओं को रगड़ने पर क्या वस्तु आवेशित हो जाती है? प्रेरण विधि और चालन विधि से। अच्छा, बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश कितने प्रकार का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे समझ लो क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप तैयार मतलब स्टार्ट हो चुकी है। मेन चीज़ हमारा चार्ज है, क्योंकि चार्ज के डेफिनेशन जो हमने विद्युत की दी थी वो क्या दी थी? आवेश प्रवाह की दर को। तो आवेश के बारे में तो पहले जानना जरूरी है। तो हमने आवेश के बारे में आपको बता दिया, कूलाम ने बताया, मात्रक बता दिया, विमीय सूत्र बता दिया, विमा बता दिया, किसी वस्तु को चालन करने की कितनी विधियाँ वो भी बता दी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। क्लियर? तो देखो, मुख्यतः आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हमने क्या बताया भाई? आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, इसे कहते हैं ठीक पॉजिटिव चार्ज। एक होता है हमारे पास ऋणावेश, जिसे कहते हैं हम निगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के अंदर हमारे पास आता है प्रोटॉन, ठीक, और नेगेटिव चार्ज के अंदर हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रॉन।
ठीक, धनावेशित चार्ज हम किसको मानते हैं? प्रोटॉन हमारा होता है, और नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? प्लस से, और इसको किससे प्रेजेंट किया जाता है? माइनस से। अच्छा, फिर क्या हुआ? कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक आए, कूलाम नाम, जिसने आवेश के बारे में बताया। कूलाम ने भी ये बताया, जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था, जैसे न्यूटन ने बताया था दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का, उसने क्या दिया था? फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने कि F = G m1m2/r²। ये तो दो, ये जो बल लग रहा था गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों आवेशों के क्या द्रव्यमानों के बीच लग रहा था। लेकिन यहाँ पर कूलाम ने बताया था कि जो हमारे पास वैद्युतीय बल होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, फिर एक क्या होता है? वैद्युतीय बल। कौन सा? वैद्युतीय बल। ठीक, ये क्या होता है? जब हमारे पास ये किसके बीच लगता है? आवेशों के बीच। किसके बीच लगता है? आवेशों के बीच, यानी चार्जों के बीच लगता है, जब चार्ज हमारे कुछ दूरी पर रखे होते हैं। ये क्या होता है? आवेशों के बीच होता है। अच्छा, कब कब, कैसे कैसे? ये भी दो प्रकार का होता है। अगर दोनों चार्ज हमारे क्या हो? पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ दूरी पर रखे हो इस तरीके से, या दोनों चार्ज कैसे हो? निगेटिव निगेटिव हो, या एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज कैसा हो? नेगेटिव हो, या पहला वाला चार्ज नेगेटिव हो, दूसरा वाला कैसा हो? पॉजिटिव चार्ज हो, और इनके बीच की दूरी क्या हो? आर हो। आर की जगह कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकती है। ठीक, यानी वैद्युतीय बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। किनके बीच लगता है? आवेशों के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? एक प्रकार का होता है, जो किसके बीच लगता है बेटा? सिर्फ द्रव्यमानों के बीच लगता है। यहाँ पर जो बल, आवेश वाला बल लगता है, वो दो प्रकार का होता है। अगर दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं? सजातीय हैं। क्या कहते हैं? सजातीय, जिसे कहते हैं लाइक चार्ज, सजातीय आवेश, जिसे क्या कहते हैं? लाइक चार्ज। अगर दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं? विजातीय हैं, जिसे आवेश, जिसे हम कहते हैं बेटा अनलाइक, अनलाइक चार्ज। देखो बेटा, अगर देखो वैद्युतीय बल क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल। तो देखो बेटा, अगर दोनों चार्ज r दूरी पर स्थित हैं और दोनों चार्ज कैसे हैं? सेम हैं। कैसे? सजातीय, दोनों प्लस प्लस के हों या दोनों क्या क्यों? माइनस माइनस के हों, तब आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, वो बल हमारा होता है वैद्युतीय प्रतिकर्षण। कौन सा होता है? वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल, यानी रिपल्सन फोर्स। कौन सा होता है? यानी इलेक्ट्रिक रिपल्सन फोर्स कहलाता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? अगर दोनों चार्ज कैसे हो? ये वाला वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल कहलाता है। अगर दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, यानी विजातीय हो, एक दूसरे से क्या हो? अपोजिट हो, तो इन दोनों चार्जों के बीच जो बल लगता है, वो कौन सा लगता है? वैद्युतीय आकर्षण बल। ठीक, फिर से समझे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यहाँ पर क्या लगता है? वैद्युतीय इलेक्ट्रिक रिपल्सन फोर्स लगता है। कब कब? वैद्युतीय बल दो प्रकार का होता है। किनके बीच लगता है? आवेशों के बीच लगता है। अगर दोनों आवेश सजातीय, मतलब दोनों प्लस प्लस के या दोनों माइनस माइनस के हैं, तो उनके बीच जो बल लगता है वो क्या लगेगा? वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उनके बीच जो बल लगता है वो कौन सा लगता है? आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर खींचना, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है अपने से दूर हटाना, प्रतिकर्षित करना। यानी दोनों सजातीयों के बीच क्या लगता है? एक प्रतिकर्षित बल लगता है, और आकर्षण, जब दोनों विजातीय होंगे, अलग लोग हैं, तो उनके बीच कौन सा लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ एक प्रकार का था, ओनली कौन सा? आकर्षण बल। लेकिन वैद्युतीय बल दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल और वैद्युतीय आकर्षण बल। कब वैद्युतीय प्रतिकर्षण लगता है? मैंने आपको बता दिया। कब वैद्युतीय आकर्षण लगता है? मैंने आपको बता दिया। यानी कि जब सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण, जब विजातीय यानी क्या होंगे? अनलाइक चार्ज होंगे, तो हमारे पास कौन सा लगेगा? वैद्युत आकर्षण बल। अच्छा, इन बलों को, भाई कौन सा बल है ना, ये क्या है? कौन सा? वैद्युतीय आकर्षण प्रतिकर्षण, वो वैद्युतीय बल। तो इस वैद्युतीय बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने क्या दिया? नियम दिया।
इसे कूलाम नियम कहते हैं। जैसे आपने इससे वाले पहले वाले चैप्टर में जो मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था, तो दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए न्यूटन ने एक बल नियम दिया था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ऐसे ही कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था, एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। द्रव्यमानों के बीच में क्या होता है, F = Fg m1 m2 अपॉन में r²। ऐसे ही हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। किसकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कूलाम लॉ। आपके पास अगर 12th में साइंस होगी तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कूलाम लॉ, यानी कि कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के बीच क्या लगता है, एक वैद्युतीय बल लगता है। उस वैद्युतीय बल को क्या कहा ने, दो बातों पर निर्भर करता है। जैसे इन्होंने क्या बताया कि दो आवेश है हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज, इससे r दूरी पर हमने एक चार्ज और ले लिया, वो भी क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। आप चाहे नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव पॉजिटिव लिया तो जाहिर सी बात इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर आप यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव लिखते तब भी हमारे लाइक चार्ज कहलाते, तो यहाँ भी क्या लगता है हमारे पास, वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव या यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव तो अनलाइक हो जाते, तब हमारे पास कौन सा लगता है, वैद्युतीय आकर्षण बल। इसी वैद्युतीय आकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया। उसी नियम को हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। अच्छा, ये लगता किन के बीच है, आवेशों के बीच में। तो इस वाले पे हमने चार्ज Q1 प्लस वाले पे Q1 चार्ज मान लेते हैं, और ये प्लस वाले पे कितना मान लेते हैं, Q2 चार्ज। ये दो चार्ज हैं भाई। चार्ज होने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता जरूरी है। जिस वस्तु के पास द्रव्यमान होगा वही चार्ज हो सकती है, वही आवेशित हो सकती है। जिस वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं है वो आवेशित नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि भाई द्रव्यमान किससे मिलकर बनता है, परमाणुओं से। और परमाणु जो होते हैं उनके अंदर तीन मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही हमारे पास क्या मिलती, वस्तु आवेशित होती है। या इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर आ जाएं या इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकल जाएं। तो कोई भी वस्तु पर द्रव्यमान है तभी आवेशित हो सकती है। तो हमने माना पहली वस्तु उस पर आवेश कितना Q1 और दूसरी वस्तु उस पर आवेश कितना Q2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R1। तो कूलाम ने कहा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युतीय बल, चाहे आप यहाँ पे माइनस लेना चाहें तो माइनस ले लें भैया, बस इतना फर्क है। माइनस लेंगे तो आकर्षण लगेगा, दोनों प्लस लेंगे तो कूलाम ने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युतीय बल जो होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात उन्होंने ये बताई थी कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युतीय बल यानी वैद्युतीय बल में अब दो प्रकार है, चाहे प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण, उससे कोई मतलब नहीं। वैद्युतीय बल इसे हम क्या लिखते हैं, Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने इससे पहले गुरुत्वाकर्षण बताया तो वहाँ पे यहाँ पे पैरों में G लगाया था, आप इसके पैरों में E लगा सकते हैं, इससे पता चल जाए ये कौन से फोर्स की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात। कि दो बिंदु, ये बिंदु आवेश के लिए ही होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दो बिंदु आवेश, ये फोर्स जो अप्लाई होता है वो किस पे होता है, बिंदु आवेशों के लिए। कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, पॉइंट चार्ज के ऊपर ही लगता है, वैद्युतीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल, कैसे लिखें, आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि Fe समानुपाती Q1 Q2। समीकरण नंबर क्या हो गई, 1। यानी मैंने क्या बताया कि दोनों मतलब Q1 Q2, मैंने क्या बताया, कूलाम ने पहला
बताया था कि कूलाम का नियम जो है, उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युतीय बल जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात मैंने क्या बताया कि यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युतीय बल जो होता है दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई थी कि दो बिंदु आवेशों के बीच, ये याद रखना कभी कभी पूछ लेता है कि कूलाम का नियम किस पर अप्लाई होता है, बिंदु आवेशों के बीच। अच्छा, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युतीय बल, ठीक, आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल पाती होता है। यानी कि एफ ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r, यानी दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मानी, r। क्लियर हो गई। दो ही बातें बताई थी, जैसे उसने बताई थी न्यूटन ने द्रव्यमान के लिए बताई थी, कूलाम ने किसके लिए बताई थी बेटा, आवेशों के लिए। बिल्कुल कॉपी कर दिया उसने उसके नियम को, न्यूटन के नियम को कूलाम ने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। बस फर्क इतना है कि ये द्रव्यमानों के ऊपर लगता है और ये वाला बल आवेशों के ऊपर लगता है और बिंदु आवेशों के लिए अप्लाई होता है। तो देखो दोनों बातें हो गई। तो दोनों बातों को एक साथ लिखने पर, मैं यहां करके दिखा दे रहा हूं, दोनों बातों को एक साथ लिखने पर, दोनों बातों को एक साथ लिखने पर, यानी कि समीकरण नंबर 1/2 से लिखने पर, देखो एफ ई दो बार है तो इसे एक ही बार लिखेंगे, समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r²। फिर हमने बताया था जब जब समानुपाती का निशान हटता है, बराबर का निशान आता है, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर देखो एफ ई बराबर समानुपाती के निशान हटने पर कांस्टेंट जो आया 4πε के Q1 Q2 अपॉन में r²। यही हमारा क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल का मान ज्ञात करने का सूत्र। जैसे कि यहाँ हमने बताया था दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर जो कांस्टेंट आया था वो सार्वत्रिक नियतांक आया था, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट आया था। यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है वो क्या है बेटा, 1/4πε0 के, 1/4πε0 के। ठीक, ये हमारे पास आया, ये क्या नियतांक है, क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों आवेशों के बीच क्या है, वायु या निर्वात हो। फिर उसके बाद कभी कभी कोई माध्यम भर देते हैं कि इन्हीं को क्या करते हैं, किसी पानी के अंदर रख देते हैं या अल्कोहल के अंदर रख देते हैं या इनके बीच नम गत्ता भर देते हैं, तब वहाँ पे पैरावैद्युतांक आ जाता है। अगर वायु या निर्वात में होते हैं तो ये पैरावैद्युतांक के, इसका मान हो जाता है हमारे पास 1। तब ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है Fe = वायु या निर्वात के लिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना लेते हैं, 1। तब ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा Fe = 1/4πε0 और के की जगह क्या लगा देते हैं, 1 और इंटू में Q1 Q2 अपॉन में r², यानी Fe = 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में r²। यही क्या है हमारे पास वैद्युतीय बल को ज्ञात करने का सूत्र। जैसे हमारे पास न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण में g का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, इसी तरीके से जो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट आया है 1/4πε0, इसका मान भी होता है 9 गुणा 10⁹ कितना होता है, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि हमारे पास वैद्युतीय नियतांक यानी 1/4πε0 का आंकिक मान कितना होता है, तो इसका आंकिक मान होता है 1/4πε0। ठीक।
ठीक। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो विद्युतशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युतशीलता। तो आज के क्लास को हम यहीं रोकते हैं और इस विद्युतशीलता के बारे में कल बताएंगे। फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित, विभव क्या होता है, ये सारी बातों को कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। कम से कम 3-4 क्लासेस में लगेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये। इसमें बहुत कुछ हमें पढ़ना है और ये चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों आपने इंटर में जिसके पास साइंस होगी वो जानते होंगे इस चैप्टर की कितना महत्व है। तो क्या करें, इस चैप्टर में हमने जितना कुछ पढ़ाया इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जिन लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यानी जिन लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और फीडबैक में अपना क्या करें, मतलब कि जवाब दें कि हमारी क्लास कैसी लगी आपको। ज़रूर इसको दिया करें, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है जब बच्चे अपना फीडबैक देते हैं तो उससे टीचर्स का मनोबल बढ़ता है, जिसके कारण टीचर ये सोचता है कि शायद मेरी क्लास बच्चे देख रहे हैं। क्योंकि आप अगर फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे क्लास को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। चाहे आप कुछ लिखें या ना लिखें, चाहे कुछ भी मतलब कि एक डॉट बनाकर ही फीडबैक दे दें, मगर मौन व्रत वाला चाहे आप डॉट बनाकर ही फीडबैक दें, मगर कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें, जिससे कि मुझे ये ऐसा प्रतीत हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे क्लास देख रहे हैं। तो इसी तरीके से, वैसे तो सपोर्ट बच्चे बहुत कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें। हम भी आपको इंशाल्लाह लगातार अच्छे से अच्छा देते रहेंगे अपना मतलब कि कंटेंट। तो जिन लोगों को क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास को कल हम आगे बढ़ाएंगे तो देखना कितना इंटरेस्ट है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक मिला है आपको स्थिर वैद्युत की, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।